हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने प्लेटो की शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसके बारे में बातचीत की थी कि प्लेटो की शिक्षण व्यवस्था किस प्रकार की थी। प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था उसके बारे में बातचीत की थी। और इसी कड़ी में हमने प्लेटो के काल में जो यूनान का जो नगर राज्य था और उस यूनान के नगर राज्यों में प्रसिद्ध एथेंस एवं स्पार्टा जो नगर थे और एथेंस एवं स्पार्टा नगर राज्यों की किस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था थी। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में स्पार्टा एवं एथेंस नगर की शिक्षण व्यवस्था का अध्ययन कर जो शिक्षण व्यवस्था उनके राज्य में अनुकूल थी उसको प्लेटो ने इसमें लिया था। तो आज हम बात करेंगे प्लेटो के शिक्षा योजना की विशेषताएं। प्लेटो की शिक्षा योजना की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता यह है कि पहले तो हम बात करते हैं कि प्लेटो ने अपने जो शिक्षा का सिद्धांत दिया था ये अपना प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में दिया था। रिपब्लिकन प्लेटो की प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसे शिक्षा पर लिखा गया बहुत बड़ा एक ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। पहली विशेषता है कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था एक नियोजित व राज्य द्वारा नियंत्रण है। सबसे पहली बात ये थी, ये एक नियोजित व राज्य द्वारा नियंत्रित। यानी एक तो प्लेटो की जो शिक्षा है एक व्यवस्थित क्रम में है, यानी कि नियोजित व्यवस्था में। जैसे प्लेटो प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताते हैं, प्राथमिक शिक्षा की अवधि क्या होगी, प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे। फिर प्लेटो उस शिक्षा के बारे में बात करते हैं, उस शिक्षा की अवधि क्या होगी, उसकी पाठ्यक्रम क्या निर्धारित करेंगे। तो इस प्रकार से एक तो हम इसको एक सिस्टमेटिकल तरीके से कर सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें आधुनिक जो पद्धति के द्वारा हम लेते हैं कि शिक्षा है वो राज्य के द्वारा नियंत्रित थी। क्योंकि प्लेटो ने जब एथेंस स्पार्टा के नगर राज्यों का अध्ययन किया तो ऐसा स्पार्टा की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो राज्य के अधीन थी। तो प्लेटो ने भी अपने आदर्श राज्य में शिक्षा को राज्य के अधीन नियंत्रित माना। दूसरी इसकी जो विशेषता है, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास करना। यानी कि व्यक्ति का सबसे पहली बात है व्यक्ति का वो नैतिक विकास के बारे में बात करता है। प्लेटो कहता है कि शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए वो उद्देश्य होना चाहिए राज्य के लिए एक सुयोग्य सुसंस्कृत नीतिपूर्ण नागरिकों की स्थापना करना। उसके बाद में मानसिक प्लेटो मानसिक एवं शारीरिक शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास पर भी बल देता है। प्लेटो कहता है कि नैतिकता के साथ साथ में मनुष्य की मानसिक रूप से भी मनुष्य स्वस्थ रहे, उसके साथ में शारीरिक रूप से भी व्यक्ति हष्ट पुष्ट रहे, जिससे कि राज्य की सेवा के लिए वो तत्पर है। तो मानसिक जो शिक्षा की पद्धति थी प्लेटो ने इसको संगीत के माध्यम से लिया था। प्लेटो ने कहा था कि जो संगीत है संगीत मन का एक व्यायाम करता है, जबकि इसके जो शारीरिक शिक्षा थी इसको इन्होंने विभिन्न प्रकार जो क्रीड़ा है या व्यायाम की जो शिक्षा है उसके बारे में प्लेटो ने बहुत ही अच्छी तरीके से पैरवी करने का प्रयास किया था। तो हम बात करते हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा थी कुल मिलाकर एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के लिए प्लेटो ने इस पर तत्परता दिखाई थी। उसके बाद में अगली तीसरी बात करते हैं कि प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था से समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक दृष्टि से सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था की स्थापना कर उसे सुदृढ़ बनाना चाहता था। यानी कि सामाजिक व्यवस्था, प्लेटो ने इसको सामाजिक व्यवस्था एक राज्य के लिए किस प्रकार से सुव्यवस्थित हो, तो इस प्रकार से प्लेटो ने जो शिक्षा व्यवस्था दी थी, प्लेटो ने कहा था कि प्रथम 20 वर्ष के बाद में एक प्रकार से एग्जाम होगा और उस परीक्षा में पास होने वाला वह व्यक्ति है वो जीवन के आगे उस शिक्षा के लिए अध्ययन कार्य करेगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो बाकी वाले जो व्यक्ति अनुत्तीर्ण हो जाएंगे वो राज्य के लिए एक उत्पादनकारी वर्ग के रूप में कार्य करेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने
एक वहां की सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर प्लेटो ने शिक्षा व्यवस्था का आधार लिया था। उसके बाद में प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा को निम्न स्तरीय एवं उच्च स्तरीय दो भागों में विभाजित किया था, जो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित भी माना जाता है। यानी कि प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी, प्लेटो ने उसको दो भागों में बांटा था। प्लेटो की शिक्षा थी दो भाग था, एक तो था प्राथमिक, एक था उच्च शिक्षा। तो दो भागों में विभाजित किया था कि प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार से प्रदान की जाएगी, और प्राथमिक शिक्षा के बाद में जो प्लेटो की जो दूसरी शिक्षा होगी वो उच्च शिक्षा होगी। तो प्राथमिक शिक्षा में प्लेटो ने कहा कि ये अवधि होगी, ये एक व्यक्ति के लिए 6 से 20 वर्ष की अवधि होगा, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य होगा जो प्राथमिक शिक्षा का, उसमें व्यक्ति के भावनाओं एवं संवेगों को किस प्रकार से एक संतुलित किया जाए, और इसके जो प्रमुख पाठ्यक्रम होंगे, प्राथमिक शिक्षा के जो प्रमुख पाठ्यक्रम होंगे, उसमें विशेषकर संयाम, व्यायाम और संगीत को स्थान दिया गया था। और प्लेटो कहता था कि संगीत के माध्यम से मन को प्रशिक्षित करना है तथा व्यायाम के माध्यम से शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है। इस प्रकार से प्लेटो ने ये प्राथमिक शिक्षा दी थी, और प्राथमिक शिक्षा को भी प्लेटो ने दो भागों में बांटा था। एक तो 6 से 9 वर्ष की जो अवधि है वो नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा पर बल दिया था। उसके बाद में 9 से 12 वर्ष की जो अवधि थी वो शारीरिक एवं बौद्धिक तथा संगीत और व्यायाम पर उसने बल दिया था। तो इस प्रकार से प्लेटो ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया। उसी के साथ प्लेटो ने जो उच्च शिक्षा है उसके बारे में बताया था, और प्लेटो ने कहा कि ये उच्च शिक्षा है, इसकी जो अवधि बहुत लंबी अवधि है, 20 से लगा करके 30 वर्ष तक की अवधि के बीच में ये उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी, और उसके बाद में 30 से फिर 35 वर्ष की जो अवधि होगी वो भी उसके लिए एक संरक्षक वर्ग के लिए शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। तो प्लेटो ने इस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको दो प्रकार से दो भागों में विभाजित किया था। उसके बाद में प्लेटो की शिक्षा की योजना से धर्म एवं नैतिकता को उचित स्थान प्रदान किया जाता है, और उसमें अनैतिक कुरुचिपूर्ण पाठ्य सामग्री के लिए कोई स्थान नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि ये जो प्लेटो की जो विशेषता है धर्म एवं नैतिकता, ये जो बात करता है धर्म एवं नैतिकता, प्लेटो ने सबसे पहले तो कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के जो उन्होंने कहा था कि प्रकृति के अनुसार जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की योग्यताएं पाई जाती हैं उसी योग्यता के अनुसार उस व्यक्ति के कार्य को आवंटित किया जाना चाहिए, जिसमें कर्म की प्रधानता को महत्वपूर्ण देता है। व्यक्ति की किस प्रकार से उसकी प्रकृति है, किस प्रकार से उस व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक रूप से वो व्यक्ति कितना सक्षम है, उसके आधार पर वो एक वहां के अपने राज्य में व्यक्तियों की जो संख्या है उसको 3 श्रेणी में अलग अलग बांट देता है। तो उसके बाद में प्लेटो ने अपनी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें उसने कहा कि धर्म एवं नैतिकता, यानी व्यक्ति के धर्म के अनुसार या प्लेटो की राज्य के अनुसार व्यक्ति को जो कर्म दिया जाएगा वो व्यक्ति उसी कर्म के अनुसार अपना कर्तव्य पालन करेगा, दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। उसके बाद में प्लेटो ने नैतिकता के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण जो उसने जोर दिया था, उन्होंने कहा था कि राज्य के लिए जो उच्च नैतिक, क्योंकि उन्होंने कहा था कि राज्य का जो निर्माण होता है वो किसी चट्टान या पत्थरों से नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के व्यक्ति का नैतिक स्तर कितना ऊंचा है, नैतिकता के आधार पर ही एक राज्य का निर्माण होता है। वहां के राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उनमें नैतिकता का स्तर कितना उच्च होगा, जितना लोगों में नैतिकता का स्थान उच्च होगा उतना ही उस राज्य के जो नागरिक हैं एक राज्य को विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो इसलिए उस समय में प्लेटो ने कहा कि ऐसी किसी भी प्रकार की सामग्री का प्रकाशन नहीं किया जाएगा या पाठ्य पुस्तकों में समायोजित नहीं की जाएगी, जिससे कि उसका जो अध्ययन सामग्री है उसका जो प्रभाव है लोगों पर अनैतिक या अनैतिक पड़े, या ऐसी कोई सामग्री नहीं होगी जो लोगों को रुचिपूर्ण नहीं होती हो। तो इस प्रकार से प्लेटो ने नैतिकता के बारे में भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश डाला था। फिर प्लेटो की शिक्षा योजना मनुष्य की पूरे जीवन के लिए है, यानी कि प्लेटो ने कहा कि जो शिक्षा है वो जीवन प्रयत्न चलती रहनी चाहिए, उसकी कोई एक आयु एक निर्धारित नहीं है कि एक निश्चित आयु के बाद में शिक्षा है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जो दार्शनिक शासकों के बारे में जो बात की, उन्होंने कहा था कि जो उच्च शिक्षा होगी और उस शिक्षा अंतिम जो 50 वर्ष के बाद में भी जो शासक इसके योग्य होगा वो उसके बाद में भी निरंतर एक स्वाध्याय
की प्रवृत्ति जारी रखेगा, यानी कि प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अन्यतर निरंतर है, वो चलने वाली है, संपूर्ण मनुष्य के जीवन काल में वो निरंतर चलने वाली है। तो इस प्रकार से प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था थी। उसके बाद में कुछ आलोचकों ने प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी आलोचनाएं जो प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में आलोचकों ने बताई है। तो पहली आलोचना ये की गई, शिक्षा का क्षेत्र संकुचित ज्यादा है, यानी कि आलोचक कहते हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा है उसका जो फील्ड है वो एक संकीर्ण है, उत्पादक एवं श्रमिक वर्ग को उस शिक्षा से वंचित रखा गया है। जबकि आज के हालात में हम बात करते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उस शिक्षा है वो सभी के लिए द्वार खुले। लेकिन प्लेटो ने उस शिक्षा, क्योंकि उसमें प्राथमिक शिक्षा की अवधि पूरी होने के बाद में जब एक सामान्य एक एग्जाम होता था, अगर उस एग्जाम में व्यक्ति फेल हो जाता था, असफल हो जाता था, तो उसको आगे की उस शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी और वो वर्ग होता था केवल उत्पादन एवं श्रमिक कार्य में ही संलग्न रहता था। तो ऐसी स्थिति में आलोचक कहता है कि प्लेटो ने उत्पादक एवं श्रमिक वर्ग को उस शिक्षा से वंचित किया। दूसरी बात करते हैं कि साहित्य की उपेक्षा, गणित पर प्लेटो ने सबसे ज्यादा अधिक जोर दिया है और साहित्य पर प्लेटो ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। जबकि साहित्य एक शिक्षा का दर्पण होता है, साहित्य एक व्यक्ति के विकास के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जबकि प्लेटो ने शिक्षा एवं इस पे ज्यादा ध्यान दिया था। और प्लेटो ने अपनी जो शिक्षण संस्था जिसका नाम अकादमिक था, जिसे दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने उसके ऊपर एक बोर्ड लगाया था और उस पर अंकित किया था कि गणित एवं ज्यामिति की का नॉलेज या ज्ञान नहीं रखने वाला व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं ले। तीसरी बात करते हैं कि कला की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। प्लेटो ने कला की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगवा दिया था। प्लेटो कई प्रकार के जो आर्ट है, जो विभिन्न प्रकार के लोगों की जो आर्ट है उस पर प्रतिबंध लगवा दिया गया था। प्लेटो की शिक्षा योजना में विविधता का अभाव था, यानी कि उसमें एक विविधता या विधिवता का इसमें अभाव पाया जाता है। व्यक्ति के विकास के उद्देश्य, व्यक्ति के विकास की उपेक्षा की गई थी, केवल राज्य के विकास पर बल दिया गया था। कुछ आलोचक कहते हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना है एक राज्य केंद्रित थी, न कि एक व्यक्ति केंद्रित थी। शिक्षा का क्रम बहुत लंबा है, यानी कि प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ही लंबे क्रम तक चलती है, ये एक उचित नहीं मानी गई है। ऐसिक शिक्षा का अभाव था। प्लेटो ने ऐसिक शिक्षा पर प्रतिबंध था, यानी कि शिक्षा स्त्रियों एवं पुरुषों